अध्याय 14। पीटा जाना। लेकिन वे पीछे हट गए। उठना। शेन भी उसके साथ शामिल हो गया और उसे पीछे खड़े होने का आदेश दिया। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही ओलिवर ने उठने की कोशिश की, उसने धीरे से अपना सिर उठाया, तभी उसके पेट पर एक जोरदार झटका लगा। शेन ने अभी अभी उसके पेट में लात मारी थी। ओह, खांसी। ओलिवर एक बार फिर दीवार से टकराया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके फेफड़ों से हवा खींच ली गई हो। लात बहुत जोरदार थी। मैं खांसी। उसके द्वारा दोबारा फेंके जाने से पहले उसे बोलने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। उसने दुर्बलता से उनकी ओर देखा और केवल उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान देखी। उसी क्षण उसे कुछ एहसास हुआ। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वह सच्चा था या नहीं। वे अपने मनोरंजन के लिए उसे पीट पीट कर मार डालना चाहते थे। जब वह उठकर समझाने की कोशिश कर रहा था तो वे उसे बार बार पीटने की प्रक्रिया का आनंद ले रहे थे। वे दोनों परपीड़क थे, नहीं, पूरा परिवार क्रूर मानसिक परपीड़कों का एक समूह था। उसे इस बात का एहसास हुआ। उपन्यास में वंश के संरेखन एवं प्रकृति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मिस्टिक पर्च कबीला अंधेरा था और इस कबीले के लोग परपीड़क प्रवृत्ति के थे। जन्म से ही उनका पालन पोषण जिस तरह से हुआ, उसके कारण ही उनकी मानसिक स्थिति यातना और मृत्यु की ओर झुकी हुई थी। उन्होंने पिछली बार नादिया में ऐसा स्वभाव नहीं देखा था और उन्होंने इस तथ्य को वैसे ही नजरअंदाज कर दिया था। जब उसने पिछली बार उसे करुण स्वर में रोते देखा तो उसे यह भ्रम हो गया कि सब कुछ अच्छा है। कौन जानता है कि उसने अभी तक उसका असली स्वरूप नहीं देखा होगा। पिछली बार उसने अपना असली रूप नहीं दिखाया होगा। जैसे ही उसे अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ, उसने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लगा मानो उसकी हड्डी खिसक गई हो। उनका शुरू से ही उसकी बात सुनने का इरादा नहीं था। जिस क्षण उन्होंने उसे देखा और उसकी कमजोरी देखी, वह पहले से ही उनके लिए एक लक्ष्य था। बम बैम। अगले कुछ मिनटों में सड़क का शांत वातावरण मारपीट और पटक पटक की आवाज़ों से भर गया। यह ऐसा था मानो कोई किसी दीवार पर लोहे के पाइप से या रेत की बोरी से प्रहार कर रहा हो। हालांकि यह ओलिवर की पिटाई की आवाज़ थी, इस समय उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था और उसका एक हाथ पीछे की ओर मुड़ गया था। उसके पैर मुड़े हुए थे और उसका चिकना और गोरा चेहरा दाग और चोटों से भरा हुआ था। उसके सामने शेन और उसकी जुड़वा बहन, तीसरी मिस, थे, जब वह संगमरमर वाली जमीन पर लेटा हुआ था। उन दोनों के चेहरे पर लाली थी और वे हल्की हल्की हौंफ रहे थे, मानो सामने वाले दृश्य से उत्तेजित हो गए हों। दूसरी ओर ओलिवर दुखी था। उसने अपनी आंखें तिरछी करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। उसकी आंखों में गर्मांसू भर आए थे, जिससे आकाश में बादलों को देखने पर उसका दृश्य धुंधला हो गया था। अपनी स्थिति के कारण उसके दिमाग ने उन्हें रोकने के लिए विशेष आंखों का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसे अभी भी अपनी विशेष आंखों का आदी होना बाकी था ताकि उसका मस्तिष्क उनका उपयोग कर सके। उनमें से सबसे बुजुर्ग शुरू से ही अपनी जगह से नहीं हिला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वह सिर्फ बगल से देख रहा था। अगर एक या दो कमजोर लोग मर जाते तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। अपना काम खत्म करो, हमारे पास वह जगह है जहां हमें होना चाहिए, इसलिए समय बर्बाद मत करो। उसकी ठंडी आवाज़ दोनों भाई बहनों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करती थी जब वे एक दूसरे की ओर देखते थे। मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके अलावा शेन, गार्डों को याद दिलाना मत भूलना कि उसके जैसे कमज़ोर लोगों को यहाँ कदम न रखने दें। उसने हवा में घूरते हुए कहा, जैसे कि वह सभी छिपे हुए गार्डों को देख रही हो। शेन ने केवल सिर हिलाया क्योंकि वह अपनी बहन को लड़के को खत्म करते हुए उत्साह से देख रहा था। जैसे ही वह अंतिम प्रहार करने ही वाली थी, एक ठंडी आवाज ने सभी को बाधित कर दिया। आप क्या कर रहे हो? आवाज बर्फीली ठंडी थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई भावना नहीं है। उपस्थित सभी लोगों को तापमान में तुरंत कुछ डिग्री की गिरावट महसूस हुई और वे आवाज के स्रोत को देखने से खुद को नहीं रोक सके। हवा के विपरीत तैरते चांदी जैसे सफेद बाल, ठंडी बिल्लोर आंखें और चेहरे पर भावहीन अभिव्यक्ति के साथ नादिया उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी थी।
लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया वह ये थी कि उनमें से किसी को भी उसके पास आने का एहसास नहीं हुआ। उन सभी ने उसे तुरंत पहचान लिया, नादिया, कबीले की राक्षसी प्रतिभा और कबीले की संभावित अगली कुलमाता। जब उन्होंने उसे देखा तो उन सभी ने ठंडी सांस ली। वह एक निर्दयी, ठंडे दिल वाली डायन होने के लिए प्रसिद्ध थी। उत्कृष्ट शिक्षाविदों से लेकर लगभग पूर्ण भूत प्रेत भगाने की क्षमताओं तक, वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिस तक पहुंचने की वे उम्मीद नहीं कर सकते थे। उस वक्त जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आखिरकार उनमें से सबसे बुजुर्ग को कुछ आत्मविश्वास आया और बोलने के लिए आगे बढ़ा। हम बस एक ऐसे कीट की देखभाल कर रहे थे जो इस आश्रय स्थल में चुपचाप घुस आया था। हाँ, भले ही वह उम्र में बड़ा और मजबूत था, फिर भी वह इस समय काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा था। प्रतिभा के मामले में नादिया उनमें से किसी से भी आगे निकल गई। नादिया ने उनकी बातें सुनी और लगभग टूटे हुए ओलिवर की ओर देखा। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, उसकी चोटों को देखते हुए। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एक पल के लिए वह निराश लग रही थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसने अपने भाई बहनों की ओर देखा और उनके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण और घबराई हुई मुस्कान देखी। ये वास्तव में वह प्रतिक्रिया थी जिसकी उसे उनसे अपेक्षा थी। आखिरकार वे हीन थे। छुट्टी। उसने बस एक ही शब्द कहा और भाई बहनों के चेहरे तुरंत बदल गए। वे सभी समझ गए कि उसका क्या मतलब था। ओलिवर के अलावा हर किसी को इसी समय भागना था। उसका शब्द अनुरोध के बजाय आदेश जैसा था। शेन और उसकी जुड़वा बहन अनिश्चित थे। उन्होंने नादिया को नाराज करने की हिम्मत नहीं की और अपने बड़े भाई के फैसले का इंतजार किया। प्रश्न में बड़े भाई का चेहरा भी तमतमा हुआ था। नादिया का आदेश उनका अपमान था। वह उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। ज्यादा दूर मत जाओ, नादिया, मैं बड़ा हूँ। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि तेजी से 10 कदम पीछे हट गया। उसका हाथ उसके चेहरे पर गया। उसके गाल पर एक ताज़ा घाव बन गया जिससे खून रिसने लगा। उसकी आंखों में डर की झलक थी। वह लगभग उसकी हरकतों को पकड़ नहीं सका और वह पहले ही उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गई थी। यह उनकी क्षमताओं में अंतर था। मैं चला जाऊंगा। उसे तुरंत पता चल गया कि आगे कोई भी टकराव केवल विनाशकारी होगा, इसलिए उसने चतुराई से आत्मसमर्पण कर दिया। कहानी खत्म। अलविदा।